Hello, good morning, student. I am your economics teacher सुनीता शर्मा. चैप्टर नंबर 13 बजट देखिए. दूसरी वीडियो में मैंने यहाँ तक करवा दिया, तो नेक्स्ट देखते हैं. लेट्स सी. तो ये हमारा पॉइंट है बजट घाटा, इसका मीनिंग एंड टाइप्स एंड मेजरमेंट. बजट डेफिसिट, मीनिंग, टाइप एंड मेजरमेंट. व्हाट इज़ बजट डेफिसिट, मतलब बजट घाटा क्या है. बजट घाटा हमारा उस स्थिति में होता है जब हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती हैं और हमारी इनकम कम होती है. ठीक है, हम भाषा जो हम बोलते हैं. अब देखिए क्या कहता है. बजट घाटा उस स्थिति से है जब सरकार का बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है. भी वही कह रहा है, बजट व्यय सरकार की बजट प्राप्तियों से अधिक होता है. बजट डेफिसिट रेफर्स टू सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन द बजट रिसिप्ट्स. ठीक है, बजट घाटा सरकार के कुल व्यय, राजस्व, पूंजीगत व्यय की कुल प्राप्तियों, राजस्व प्राप्तियों और पूंजीगत प्राप्तियों पर अधिकता है. ठीक है भाई. देखो इसको कैसे लिखते आते हैं. बजट डेफिसिट, BD मतलब बजट डेफिसिट, BE बजट एक्सपेंडिचर और TE टोटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस CE माइनस BR और TR RR प्लस CR व्हेन TE टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिवेन्यू. ठीक है, घाटा कब होता है जब टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन होता है टोटल रिवेन्यू से. बजट घाटा, BE बजट व्यय, BR बजट प्राप्तियाँ, BE बजट राजस्व व्यय, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, RR राजस्व प्राप्तियाँ, CR कैपिटल रिसिप्ट, TE टोटल एक्सपेंडिचर, TR टोटल रिवेन्यू ग्रेटर देन, इनकी इससे अधिक. उसके बाद इसको तीन तरीके से माप सकते हैं. देखिए, टाइप्स एंड मेजरमेंट. रिवेन्यू डेफिसिट, फिक्सल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. रिवेन्यू डेफिसिट देखिए, रिवेन्यू घाटे का संबंध सरकार के उस राजस्व प्राप्तियों से इसका संबंध पूंजीगत प्राप्तियों पूंजीगत व्यय से है. अतः राजस्व घाटा राजस्व व्यय की प्राप्तियों पर अधिकता से है. ठीक है, राजस्व घाटा राजस्व व्यय की राजस्व प्राप्तियों पर अधिकता से है. इनकी व्यय ज़्यादा है और प्राप्तियाँ कम है. रिवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू RE माइनस RR. RE मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस RR रिवेन्यू रिसिप्ट, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रिवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ से ज़्यादा है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर. तो हमारे पास क्या होगा भाई, रिवेन्यू डेफिसिट होगा, राजस्व घाटा होगा. ठीक है, RD रिवेन्यू डेफिसिट, RE रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, RR रेवेन्यू रिसिप्ट. ठीक है, राजस्व प्राप्तियाँ. उसके बाद देखिए इसका महत्व क्या है भाई. राजस्व एवं राजस्व प्राप्तियों के संबंध सरकार से आवृत्ति जैसे प्रशासन एवं रख रखाव से है. इसलिए राजस्व घाटे को अधिक होना सरकार को चेतावनी देता है कि वो अपना व्यय कम करे, अपनी कर एवं करतर प्राप्तियों में वृद्धि करे. जैसे अल्पकालिक देशों में प्राय ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जब सरकार को प्रशासन एवं रख रखाव, विशेष रूप से कानून व्यवस्था सुरक्षा पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है, परंतु देश की निर्धन जनता को अधिक. एक मिनट, कह रहा है कि जैसे भाई भारत जैसे अल्पविकसित देशों में भारत देश में ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है जब सरकार को प्रशासन एवं रख रखाव, विशेष रूप से कानून व्यवस्था पर बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है, परंतु देश की जो निर्धन जनता को अधिक कर देने के लिए मजबूर करना संभव नहीं होता. ऐसी स्थिति में सरकार को बढ़ते हुए राजस्व घाटे को पूरा करने के लिए या तो धन उधार लेना पड़ता है या विनिवेश करना पड़ता है. धन उधार लेने से सरकार की देयताएं बढ़ जाती हैं, क्योंकि आप किसी से भी उधार लोगे तो आपकी देयताएं बढ़ जाती हैं. विनिवेश के फलस्वरूप उसकी परिसंपत्तियां कम हो जाती हैं. परिसंपत्ति एवं देयताओं में एक संतुलन की प्राप्ति करने के लिए आवश्यकता है, अन्यथा अर्थव्यवस्था की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था असंतुलित हो जाती है. ये कह रहा है कि भी गवर्नमेंट को अपने बजट घाटे को पूरा कर लेना चाहिए, ना कि ज़्यादा देयता उत्पन्न करेंगे तो क्या होगा, संपूर्ण अर्थव्यवस्था असंतुलित हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए फिक्सल डेफिसिट. ये हमारा राजकोषीय घाटा है. राजकोषीय घाटे का संबंध राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियाँ दोनों प्रकार के व्यय और राजस्व और उधार छोड़कर बाकी पूंजीगत प्राप्तियों से है. ठीक है भाई, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपका यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है रिवेन्यू डेफिसिट से भी और फिक्सल डेफिसिट से भी. फिक्सल डेफिसिट जो है राजकोषीय घाटा, कुल व्यय राजस्व प्लस पूंजीगत की उधार को छोड़कर कुल प्राप्तियों, राजस्व प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियों पर अधिकता से है. फिक्सल डेफिसिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर रिवेन्यू प्लस कैपिटल ओवर
टोटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग, रेवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट अदर देन बोरोविंग्स। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू बजट व्यय, कुल व्यय, राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय माइनस उधार छोड़कर बजट प्राप्तियां या कुल प्राप्तियां, राजस्व प्राप्तियां प्लस उधार छोड़कर पूंजीगत प्राप्तियां। ठीक है, इसको भी ध्यान से याद कर लेना, नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट देखिए आप महत्व, सिग्निफिकेंस। राजकोषीय घाटा एक महत्वपूर्ण धारणा है, इसके द्वारा सभी स्रोतों से सरकार को उधार लेने के लिए आवश्यकता ज्ञात हो जाती है। राजकोषीय घाटों का अधिक होना इस बात का प्रतीक है कि सरकार को अधिक उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, राजकोषीय घाटे का महत्व निम्नलिखित तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है। मुद्रास्फीति उत्पन्न होना, मुद्रास्फीति का मीनिंग आप समझ गए होंगे, इन्फ्लेशन यानी कि जब महंगाई बढ़ जाती है। भारत में सरकार द्वारा लिए जाने वाले उधार का एक प्रमुख स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक है। इसे घाटे की वित्तीय व्यवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि सामान्य रिजर्व बैंक सरकार को उधार देने के लिए अधिक नोट छापता है और यह सरकार के लिए सुविधाजनक है, परंतु इस अर्थव्यवस्था पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव पड़ता है। इसके फलस्वरूप मुद्रा की मात्रा बढ़ जाने के कारण मुद्रास्फीति अर्थात कीमतों में बढ़ जाने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, मुद्रास्फीति उत्पन्न हो जाती है। विदेशों पर निर्भरता, सरकार विशेष रूप से उधार लेती है, इसके फलस्वरूप क्या होता है कि दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ रही है। विदेशी ऋणों के कारण उधार देने वाले देशों को आर्थिक एवं राजनीतिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है, आर्थिक गुलामी को बढ़ा देती है। यानी कि अगर हम दूसरे देश से उधार लेंगे तो उन पर निर्भरता काफ़ी बढ़ जाएगी, इंक्रीज इन फॉरेन डिपेंडेंस। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देश की भावी पीढ़ियों के लिए वित्तीय भार, फाइनेंशियल बर्डन और फॉर फ्यूचर जनरेशन। वही सिंपल सी बात है, अगर हम हमारे पेरेंट्स उधार लेते हैं तो हमें चुकाना पड़ता है, तो वही है ये पॉइंट। सरकार द्वारा उधार ले जाने के फलस्वरूप देश की भावी पीढ़ी पर वित्तीय भार बढ़ जाता है, आने वाली पीढ़ी पर वित्तीय भार बढ़ जाता है। ब्याज का भुगतान किसको करना पड़ेगा? भावी पीढ़ी को करना पड़ेगा। जितना अधिक उधार धन लिया जाएगा उतना ही भविष्य में विकास के मार्ग में बाधक सिद्ध होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, घाटे के फलस्वरूप ऋणों में वृद्धि, डेफिसिट मल्टीप्लाई बोरोइंग। ऋणों पर ब्याज के भुगतान के फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भी वृद्धि होती है, सरकार का राजस्व घाटा जो है बढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार एक दुष्चक्र आरंभ हो जाता है, जिस घाटे को पूरा करने के लिए अधिक ऋण लेने पड़ते हैं और अधिक ऋणों के कारण अधिक घाटा बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राइमरी डेफिसिट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन जरूर 1 नंबर का आपका बनता है क्या 2 नंबर का। प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा या भुगतान किए जाने वाले ब्याज का अंतर होता है। इसमें पूछ लेते हैं कई बार, प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या है? प्राथमिक घाटे का फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज का भुगतान। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान, नोट कर लेना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इसका सिग्निफिकेंस देखिए, जहां हमें राजकोषीय घाटे द्वारा यह जानकारी प्राप्त होती है कि सरकार की कुल उधार संबंधी आवश्यकताएं ब्याज का भुगतान भी शामिल होता है, वहां प्राथमिक घाटे द्वारा यह जानकारी मिलती है कि सरकार की उधार संबंधी आवश्यकताओं जिसमें ब्याज का भुगतान शामिल नहीं है या कितना है। भारत सरकार द्वारा लिए गए उधार पर कितना अधिक ब्याज देना पड़ता है तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि 2007-8 के बजट में राजकोषीय घाटा, कुल घाटा व्यय, टोटल बजट एक्सपेंडिचर इतना था 20.2, लेकिन प्राथमिक घाटा केवल -4% था। इससे याद होता है कि 2007 और 8 में बजट में कुल व्यय का 20.2% भाग केवल ब्याज के भुगतान के लिए किया गया था। ब्याज के भुगतान की इतनी बड़ी राशि से स्पष्ट हो जाता है कि भारत जो है ट्रैप में फंस चुका है, ऋण जाल में फंस चुका है। देखिए साइड में दिखाया भी हुआ है ये। राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं? राजकोषीय घाटा इज इक्वल टू प्राथमिक घाटा माइनस में प्लस में ब्याज भुगतान। ठीक है, देखो ये हमें प्राथमिक घाटा कैसे निकाला था? राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान। अगर हम राजकोषीय घाटा निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? प्राथमिक घाटा प्लस में ब्याज भुगतान, इधर आके प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो इस तरह से फॉर्मूला याद करना, इसमें 2 चीज़ें आपको पता लग जाएंगी, प्राथमिक घाटा कैसे निकालते हैं और राजकोषीय घाटा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है कि व्हाट डज जीरो प्राइमरी डेफिसिट मीन? शून्य प्राथमिक घाटे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि सरकार केवल ऋण लेना पड़ रहा है ताकि वे ब्याज के भुगतान के दायित्व को पूरा कर सके। इस दायित्व के अतिरिक्त वह किसी अन्य ध्येय के लिए, अन्य उद्देश्य के लिए वर्तमान ऋणों में कोई वृद्धि नहीं कर रही है। वास्तव में यह राजकोषीय अनुशासन का प्रमाण है, अर्थात सरकार अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व को पूरा कर रही है। इसके विपरीत उच्च प्राथमिक घाटा सरकार की राजकोषीय गैर जिम्मेदारी का प्रतीक है।
ठीक है भाई, ये इम्पोर्टेंट था, मैंने आपको करवा दिया है। छोटी सी टेबल है, उसको देख लेते हैं। तो भी आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करो वीडियो को, ताकि सब स्टूडेंट पढ़ सकें। ऑल इंस्ट्रूमेंट ऑन द एस्टिमेशन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ बजट डेफिसिट, विभिन्न बजट घाटों के अनुमान संबंधी के उदाहरण। अब देखिए ये एक टेबल दी हुई है, इसमें हमारे रिवेन्यू डेफिसिट, रिवेन्यू व्यय, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कुल प्राप्तियाँ 1+3 टोटल रिसिप्ट, ठीक है। उसके बाद कुल व्यय क्या होगा 2+4 टोटल एक्सपेंडिचर, ओके। फिर क्या था, ऋणों की वसूली एवं अन्य प्राप्तियाँ, ऋण एवं अन्य दायित्व, ब्याज का भुगतान, इतना है। ये अलग अलग वैल्यू दी हुई है। इसका अनुमान लगाने के लिए इस विधि का प्रयोग करते हैं। राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियाँ। ये राजस्व व्यय इतना है, राजस्व प्राप्तियाँ इतनी, टेबल में देख लेना दी हुई है। तो हमारा इतना करोड़ रुपये हमारा राजस्व रिवेन्यू डेफिसिट आ गया 2 - 1, ठीक है। उसके बाद देखिए राजकोषीय घाटा, फिक्स्ड डेफिसिट 6 - 1 + 7, ठीक है। तो कुल व्यय देखिए कैसे, फिक्स्ड डेफिसिट कैसे निकालते हैं, कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋणों की वसूली और अन्य प्राप्तियां, ठीक है। ये हमारा आ गया राजकोषीय घाटा, फिक्स्ड डेफिसिट। उसके बाद देखिए राजस्व घाटा = ऋण एवं अन्य दायित्व, इतना है। अब देखो प्राइमरी डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट मैंने ऊपर करवाया भी था अभी आपको, राजकोषीय घाटा माइनस में ब्याज भुगतान, ठीक है। ये आ गया हमारा राजकोषीय घाटा, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लेना, मैंने पूरा करवा दिया है वीडियो में। तो आप इसको जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार आपको समझ में ज़्यादा आएगा, रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। उसके बाद इसके कुछ दिए हुए हैं भाई, विभिन्न घाटों को नियंत्रित करने के उपाय। इसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, सरकारी व्यय ग्रेटर देन सरकारी प्राप्तियों को, बजटीय घाटे की स्थिति है, इसमें हम नियंत्रण कैसे पा सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा सरकारी व्यय को कम करना। जो सरकारी व्यय ज़्यादा करती है विकास के कार्यों पर, विकासोत्तर कार्यों पर, उस पर कम व्यय करके इसमें हम पा सकते हैं। जैसे कि इसमें दिया हुआ है, भारत में LPG घरेलू उपयोग पर आर्थिक सहायता देती है, प्रतिरक्षा कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए व्यय करती है, हस्तांतरण पर व्यय, जीविका बनाए रखने के लिए लोगों को दिया जाता है अनुदान, सहायता शामिल, इन ग्रांट्स को कम करके भी जो है बजट घाटा कम किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सरकारी प्राप्तियों को बढ़ाकर, अपनी प्राप्तियां बढ़ाकर भी जो है गवर्नमेंट इस घाटे को कम कर सकती है। टैक्सेशन, प्रत्यक्ष टैक्स लगाकर, यानी कि डायरेक्ट टैक्स, क्योंकि इसमें क्या है, निर्धन की तुलना में धनी वर्ग पर भार अधिक पड़ता है। इसके जो अप्रत्यक्ष कर है उन वस्तुओं सेवाओं पर लगाया जाता है, प्रतिगामी होते हैं, धनी निर्धन दोनों पर समान रूप से पड़ता है। तो कर टैक्स के थ्रू प्राप्तियां बढ़ाकर भी जो है गवर्नमेंट अपने घाटे को कम कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। विनिवेश का क्या अर्थ है, सरकार द्वारा अपनी जो है इक्विटी या सामान्य शेयर को बेचने से है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया है। निगमीय क्षेत्र में सरकारी साम्य के भार को कम करने की क्रिया है, ठीक है। ये कह रहा है कि निजी क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण करने से संबंधित है, करना है जब तक बुरा विचार या कदम नहीं है, जब तक सरकार के उन अकुशल उद्यमों तक सीमित सरकार को निरंतर हानि सहन करनी पड़ रही है। लेकिन भारत में सरकार के लिए विनिवेश अपनी आय बढ़ाने का एक आसान तरीका दिखाई देता है। बेशक ये उद्यम लाभ प्रदान करने वाले जैसे मारुति उद्योग है, संस्थाएं क्यों न हो, अतिरिक्त विनिवेश तब भी बुरा विचार नहीं है। विनिवेश करने पर प्राप्त आमदनियां बिक्रियाएं अन्य स्थानों पर निवेश के रूप में परिवर्तित की जा सकती है, यदि विनिवेश को धन एकत्रित करने का वह स्रोत मान लिया जाता है जिस प्रकार सरकार द्वारा विकासोत्तर व्यय के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो डिसइन्वेस्टमेंट भी एक बजटीय घाटे को दूर करने का इम्पोर्टेंट तरीका है, ठीक है भाई। आपकी इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हो चुके हैं, आप देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, संतुलित बजट। बजट बैलेंस कैसे होता है, सिंपल सी बात है, जब आय और व्यय बराबर होंगे तब बजट जो है संतुलन में होगा। इनकी जितनी हमारी इनकम है और उतनी हमारा व्यय होगा तब बजट संतुलन में होगा, ठीक है ना। बैलेंस बजट, संतुलित बजट वह बजट जिसमें सरकार की आय और व्यय दोनों बराबर होते हैं। गवर्नमेंट रिसिप्ट = गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। बजट के लाभ देखिए, मेरिट्स ऑफ बैलेंस्ड बजट, सरकार द्वारा अपव्यय नहीं किया जाएगा, वित्तीय स्थिरता बनी रहेगी। 1930 की महामंदी के फलस्वरूप संतुलित बजट की आलोचना की गई है। जब संतुलित बजट के दिन दोष पाए गए थे
संतुलित बजट की हानियां देखो क्या है। विकसित देशों में महामंदी या बेरोजगारी का समाधान संतुलित बजट से नहीं हो सका। अल्पविकसित देश के आर्थिक विकास के लिए यह उपयुक्त नहीं है। इन देशों में सरकार द्वारा अधिक से अधिक निवेश की आवश्यकता होती है, चाहे फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में कुछ मुद्रास्फीति ही क्यों न हो जाए। क्या संतुलित बजट के कारण अर्थव्यवस्था में कुल मांग पर कोई प्रभाव पड़ता है? इसका उत्तर नहीं में है। ऐसा इस प्रकार होता है कि संतुलित बजट इज इक्वल टू गवर्नमेंट प्राप्तियां, सरकारी व्यय इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट रिसिप्ट। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपीज़ कर है इज इक्वल टू 100 रुपीज़ व्यय है, तो 100 के मूल्य की वजह से कुल मांग में 100 रुपये की मूल्य की वृद्धि होती है। ऐसे ही है, 100 रुपीज़ से मूल्य की मांग में 100 रुपीज़ की कमी नहीं होगी। 100 रुपये की मूल्य की मांग कर लेने से प्रयोजन 100 रुपये के बराबर घट जाएगी। ठीक है, इस देखो MPC 0.5 है। 100 के बराबर प्रयोजन में कमी होने से लोगों के उपभोग व्यय में 0.5 मल्टीप्लाई 100 तो जो 50 आ जाएगा। MPC हमारी गुणा इतने गुणा है तो के बराबर हमारे इसमें कमी होगी। ये यही बता रहा है कि संतुलित बजट कैसे होगा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू गवर्नमेंट रिसिप्ट इज इक्वल टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। आय और व्यय दोनों बराबर होंगे तो हमारा बैलेंस बजट होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है अनबैलेंस बजट। अनबैलेंस बजट कब होता है? जब सरकार की अनुमानित प्राप्तियां ग्रेटर देन सरकार के अनुमानित व्यय से ज़्यादा होती है। असंतुलित बजट वह बजट जिसमें सरकार की अनुमानित आय अनुमानित प्राप्ति व्यय बराबर नहीं होते। दो प्रकार के हो सकते हैं। ये फर्स्ट कह रहा है हमारा सरप्लस बजट। बजट का बजट वह है, बचत कब होती है? जब हमारी प्राप्तियां ज़्यादा होंगी वैसे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए लाभ या हानि कह रहा है। लाभ तब होंगे जब हमारी प्राप्तियां ज़्यादा होंगी वैसे, और हानि तब होगी जब हमारी एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे रिवेन्यू से। अब देखिए ये डेफिसिट बजट, घाटे का बजट। घाटे का बजट वह है जिसमें सरकार की अनुमानित प्राप्तियां उसके अनुमानित व्यय से कम होती हैं। घाटे का बजट क्या होता है? सरकार की अनुमानित प्राप्तियां लेस देन ग्रेटर देन सरकार के अनुमानित व्यय से, तो घाटे का बजट। ठीक है, थैंक यू डियर। दिस इज ये चैप्टर अब कंप्लीट हो गया है भाई। और आपको जो भी डाउट है आप मुझे मेरे लिंक पर मैसेज कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स पढ़ सकें। फुल चैप्टर बजट का हो चुका है। ठीक है, मैंने बहुत सारे चैप्टर करवा दिए हैं 11th 12th के, मोस्टली फुल सिलेबस ही मैंने करवा दिया है। तो आप मेरे चैनल पर आकर आराम से पढ़ सकते हैं। 11th 12th के जो स्टूडेंट हैं, जो भी DSSB PGT TGT की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, DSSB MPTET STET, ये सिलेबस जो आपका फुल एफर्ट से मैंने तैयार करवाया। तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट्स का बेनिफिट ले सकें। थैंक यू डियर स्टूडेंट।